नमस्कार, आदाब, सप्रेम, वंदे मातरम। शब्दों की अपनी अलग दुनिया होती है। शब्द समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि वे अनुभवों की धूप और संवेदनाओं की छांव में और अधिक अर्थवान हो जाते हैं। एक सच्चा साहित्यकार सिर्फ रचनाएं नहीं लिखता, बल्कि वह अपने समय का इतिहास, समाज की संवेदनाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए विचारों की विरासत बनाता है। शब्द सुर भी ऐसी ही महान विभूतियों से संवाद का एक विनम्र प्रयास है, जिन लोगों ने अपने कर्म, चिंतन और सृजन से समाज को एक नई दिशा दी है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने प्रशासनिक दायित्वों का पालन करते हुए हिंदी राजभाषा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। न केवल हिंदी के प्रचार प्रसार में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि अपनी लेखनी से उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। मैं स्वागत करता हूं आज के इस शब्द सुरभि के एपिसोड में डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी, आपका शब्द सुरभि के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश गौतम जी। कैसा लग रहा है आपको शब्द सुरभि में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, अपना जैसा लग रहा है, साहित्य के बीच में रहकर और शब्द सुरभि के बीच में रहकर और आपके साथ रहकर और आप सबके साथ रहकर इतना अपना लग रहा है हम किसी परिवार में। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से शब्द सुरभि के लिए थोड़ा समय निकाला। साहित्य की दुनिया में आपका आना कैसे हुआ? क्या परिवार में कुछ इस तरह की पृष्ठभूमि थी जहां साहित्य का माहौल था? मेरे परिवार में साहित्य की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और शायद अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ इवन, तो विषम में सम अथवा सम में विषम, उस हिसाब से मैं जब बिहार में रहता था, बिहार का एक ज़िला है बेगूसराय, वहाँ जब मैं रहता था और रेलवे कॉलोनी में रहता था, तो लिखने पढ़ने से मेरा बचपन से इतना ज़्यादा लगाव था कि मैं बहुत सारे अखबार, जितने भी अखबार उस समय छप कर आते थे उस छोटे से कस्बे में, उन सभी अखबारों को ख़रीदता था, पढ़ता था। अगर अखबार को ख़रीदने के लिए पैसे की कमी होती थी तो ट्यूशन करके कुछ पैसे जुगाड़ता था, लेकिन अखबारों को पढ़ने का जो शौक़ बना रहा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लिखने का भी शौक़ पैदा हुआ, जो बाद में नशा बन गया। कमाल की बात आपने कही। पहली कविता आपने उम्र के किस पड़ाव पर की, या मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि आपको अपने भीतर के कवि से पहला परिचय कब हुआ? मैं इसमें एक ऐसी घटना आपको बताऊंगा तो आप कैसा महसूस करेंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ लेकिन मैं इतना कहूँगा कि एक कविता मैंने लिखी थी और मुझे एक मंच पर बुलाया गया था। ये कब की बात है लगभग? ये है 1979 या 80 की बात है। क्या उम्र रही होगी उस वक्त? उस समय मेरी उम्र थी 20 साल, 18 साल या 20 साल। तो उस समय एक बहुत बड़े साहित्यकार वो उस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। आपने नाम शायद सुना हो, डॉक्टर आनंद नारायण शर्मा जी। तो मैंने कविता पढ़ी, दीपावली पर थी, तो मेरे साथ जितने भी कवि थे उन सभी की कविताओं पर दर्शकों ने बहुत तालियां बजाई और मेरी कविता पर सब मौन हो गए। तो मैंने ये सोचा कि मैं शायद कविता लिखने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, तो फिर मैंने कविता लिखना छोड़ दिया और मैं तकनीकी लेखन पर चला आया जी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, भारत सरकार के का एक संस्थान है दिल्ली में, पूसा रोड में, आज भी वो पत्रिका निकलती है, विज्ञान प्रगति जी जी जी। तो विज्ञान प्रगति ने उस समय विज्ञान संवाददाता बनाने का एक मुहिम चलाया था। अच्छा। तो मैं बिहार से उस पत्रिका का संवाददाता बना और फिर छोटी छोटी विज्ञान संबंधी लेख, छोटी छोटी रचनाएं, फिर बड़ी रचनाएं, बड़े लेख तकनीकी विषयों पर विज्ञान प्रगति में छपने लगी। तो इस कारण और इस यात्रा के कारण विज्ञान यानी तकनीकी विषयों पर लिखने का मेरा शौक़ बढ़ता चला गया और मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा शुरू से।
तो गणित विज्ञान इन सब विषयों में मेरी थोड़ी रुचि अधिक रही, तो मैं विज्ञान का लेखक, तकनीकी लेखक बनता चला गया और फिर कविताएं पीछे रह गईं और तकनीकी लेखन आगे बढ़ता गया। लेकिन इसमें भी मैं आपको कहूँगा एक चीज़ कि मेरे कोई एक मित्र थे जो आज भी हैं बेगूसराय में, उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं, आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिल से निकलती हैं। जी जी जी। तो आप कविताएं लिखिए। तो मैंने कुछ कविताएं लिखी और आगरा से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, युवक। हाँ, युवक। उस पत्रिका में मेरी कविताएं छपीं और कुछ पत्र भी आए, तब तो पत्र आया करते थे और मेरा हौसला बढ़ा। तो किनारे किनारे कविताएं चलती रहीं और नदी की धारा तकनीकी लेखन की बहती रही। कमाल की बात कही डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी। एक विज्ञान का विद्यार्थी जब तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करता है तो कविताओं में भी कहीं ना कहीं वो तकनीकी शब्द आपके आते होंगे। नहीं, कविताओं में तकनीकी शब्द तो नहीं आए, दोनों का दायरा अलग रहा। कविताएं विशुद्ध रूप से मन से आती रहीं। जी जी। और कविताएं मैंने हमेशा रात में लिखी। ओ। और मैंने इसलिए लिखी मुकेश जी, मैं आपको ये और दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि मैंने शुरू में कहा था कि मेरी पृष्ठभूमि, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि साहित्यिक नहीं रही, लेकिन मेरे पिताजी गजब के शब्दों का चयन करते थे जब वो कुछ लिखते थे या कुछ बोलते थे। तो उन्होंने एक बार कहा था कि तुम्हें जब मैं पत्र लिखता हूँ, वो बिहार में रहते थे, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं तुम्हें पत्र लिखता हूँ तो रात में लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि रात ही दिलों को जोड़ती है। कमाल की बात कही, रात ही दिलों को जोड़ती है। रात में लिखना, दिन में लिखना। आप रात को लिखते हैं, कुछ लोग रातों के लिए लिखते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी, राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में आपका नाम पूरे देश में नहीं, जहाँ तक भी हिंदी पहुँचती है वहाँ तक हर जगह आपका नाम है। राजभाषा के प्रचार प्रसार में आपकी भूमिका बहुत सराहनीय रही। आपने जो तकनीकी पुस्तक लिखी जी, उसी पर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जी हाँ, दोनों बार। क्या था, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि तकनीकी भाषा और राजभाषा, हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी कविता, इन तीनों में किस तरह से आप सामंजस्य बनाते हैं? मैं एक अलग तरह से और कुछ अंदर जा कर के मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगा और दर्शकों को भी कि राजभाषा का प्रचार प्रसार वो भारत सरकार की नियमावली के हिसाब से है। तकनीकी पुस्तकों का लेखन तकनीकी विषयों, जो भी अलग अलग क्षेत्र से संबंधित विषय होता है, उस पर जो किताबें लिखी जाती हैं, जो साहित्य रचा जाता है, वो सब तकनीकी विषयों पर लिखे जाने वाले, रचे जाने वाले साहित्य कहलाते हैं। मैं बीमा कंपनी में था तो बीमा विषयक मैंने जी। तो बीमा एक तकनीकी शब्द है। आम व्यक्ति को समझ में आए ऐसे शब्द वहाँ जितने हैं और जो नहीं हैं उन शब्दों को तैयार करके जो विषय हैं, क्योंकि बीमा हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जी जी। बावजूद इसके हर व्यक्ति तक उस वक्त पहुँच नहीं थी जी। तो उनके लिए बीमा के सारे तकनीकी विषय और उनकी तकनीकी जानकारी, उनकी तकनीकी परिभाषाएं, सभी कुछ आम व्यक्ति समझे उन शब्दों के रूप में, उनके हिसाब से उनको लक्ष्य बना करके हमने किताब लिखी और उसका नाम था बीमा, सामाजिक सरोकार और हमारा देश। बीमा, सामाजिक सरोकार और हमारा देश, बहुत खूबसूरत शीर्षक है और निश्चित रूप से इस पुस्तक ने लोगों को प्रभावित भी किया होगा। जी जी। डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी ने एक और विशेष कार्य किया जो मेरी जानकारी में भी है। हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो अक्सर हिंदी में, मराठी में, हम सब लोग जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग आजकल एक प्रचलन हो गया है कि हम लोग अपनी स्क्रिप्ट हो या अपना कुछ भी कार्य है उसे रोमन लिपि में लिख लेते हैं, रोमन में लिखते हैं और पढ़ते हिंदी में या मराठी में है। तो डॉक्टर अमरीश सिन्हा ने एक काम किया, विशेष काम ये किया कि ये रोमन लिपि में हम लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या हम अपनी भाषा से दूर तो नहीं हो रहे हैं? क्या हम अपनी मातृभाषा हिंदी से या मराठी से या जो भी जिसकी मातृभाषा है, हम रोमन लिपि में उसको लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कहीं हम अपनी मातृभाषा से, उसकी विशेषताओं से,
उसके गुणों से दूर तो नहीं हो रहे हैं। ये जानते हुए डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी ने एक बड़ा लेखन किया कि कहीं रोमन लिपि हमारा प्रचलन न बन जाए, और इसी पे डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी को दूसरी बार महामहिम राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। इस विषय के बारे में आपको हाँ, इस विषय के बारे में मैं कहूँगा, इसमें मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ जी। पहली बार जब माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया वो इस विषय पर किया था जी। तो 2012-13 की बात है। उस वक्त एक इस तरह की धारणा पूरे देश में चली थी कि हिंदी आने वाले समय में अपना महत्व या वजूद कम कर देगी, क्योंकि रोमन लिपि में सारे व्हाट्सएप पर या मैसेजेस जो मोबाइल फ़ोन पर दिए जाते हैं वो रोमन लिपि में दिए जाते थे। उस समय हिंदी में देवनागरी में लिखा जाना या अन्य भाषाओं की लिपियों में लिखा जाना उस समय नहीं था उपलब्ध मोबाइल फ़ोन पर। तो एक धारणा बनी थी कि हिंदी आगे बढ़ेगी कैसे, ये तो रोमन लिपि में लिखी जा रही है। तो उसी वक्त न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के विले पार्ले कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था और मुझे उसमें आमंत्रित किया गया था। और वहाँ पर नई पीढ़ी के कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा, सर आप हिंदी के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर कार्यशाला हो रही है, संगोष्ठी हो रही है, लेकिन स्थिति तो ये है। तब मेरे मन में ये बात आई कि इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए, और मैंने लिखा, जो पुस्तक लिखी, कहीं चलन न बन जाए रोमन लिपि में हिंदी का लिखा जाना जी। और वो जब छपा और उस पर मुझे गृह मंत्रालय से वहाँ के सचिव महोदया का फ़ोन आया कि आप इस पर आकर के खुलासा रूप में हमें समझाइए। फिर वहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वो सब सत्र हुआ। तो ये पहली पुस्तक थी। और आज कितने गर्व की बात है कि देवनागरी लिपि क्या, किसी भी लिपि में हम कोई भी संदेश कहीं भी भेज सकते हैं। तो आपने शुरू में एक बात कही थी, राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार। मैं कहना चाहता हूँ समस्त भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के क्रम में अगर हम अपने आप को झोंक दें या तल्लीन कर दें या हम उससे जुड़ जाएं, तो न सिर्फ भाषा का विकास होगा, भाषाओं का विकास होगा, भाषाओं के जरिए संवेदनाएं सामने आएंगी और हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी ने। और दर्शकों, हम डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी से ये अपनी बातचीत यूं ही जारी रखेंगे, संवाद जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्दी ही हाजिर होते हैं। स्वागत है सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से। हमारे साथ हैं देश के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी। डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी जो राजभाषा के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, साथ ही देश के अग्रणी साहित्यकार हैं। डॉक्टर सिन्हा जी, हिंदी के प्रचार प्रसार में आपके पास कोई और ऐसी कार्य योजना जो जिससे आपको लगता है कि इसका प्रचार प्रसार और बढ़िया होगा? जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, योजना शब्द से ज़्यादा मैं इस शब्द को कहूँगा कि जितने भी प्रयास चल रहे हैं और जो भी इन प्रयासों में संलग्न हैं, वो अपने आप को इस तरह से ढाल लें या ढल जाएं कि या तो हम शीशे में ढल जाएं या शीशा मेरे अंदर आ जाए। बहुत अगर ये रूप बन गया तो हिंदी हमारा तादात्म्य में है। कोई भी भाषा, मराठी, गुजराती, जितनी भी भाषाएं हमारे देश में हैं, व्यक्ति के दिल की धड़कन उन भाषाओं में ही पनपती है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा से मोहब्बत होती है। मुझे किसी की 4 लाइनें वो याद आती हैं कि शक्ल अच्छी हो तो काली भी भली लगती है, शक्ल अच्छी हो तो काली भी भली लगती है, हो अगर फूल तो डाली भी भली लगती है, और प्यार के बोल भले लगते हैं हर भाषा में, हो अगर अपनी भाषा में तो गाली भी भली लगती है। वाह वाह वाह। हर व्यक्ति को अपनी भाषा से मोहब्बत है, और मुझे तो लगता है अपनी भाषा से मोहब्बत होनी चाहिए। वो कोई भी भाषा है, हर व्यक्ति को अपनी भाषा से मोहब्बत होनी ही चाहिए। मैं यहाँ पर एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा आपके इस उद्बोधन से प्रेरित होकर के। आपने शायद कहीं पढ़ा होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति से एक बार किसी पत्रकार ने पूछा था कि फ्रांस की तरक्की का कारण क्या है जी। तो उन्होंने कहा था कि फ्रांस सपने
अपनी भाषा में देखता है। क्या बात है। तो हम अगर सपने जिस भाषा में देखेंगे उसका कार्यान्वयन भी उसी भाषा में हो तो ही सपने पूरे होंगे। इसलिए जब हम अपनी भाषा में, हिंदी में, मराठी में रात में सपने देखते हैं, दिन में अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ बातें करते हैं, वही भाषाएं अगर हमारे कामकाज और हमारे तकनीकी, हमारे विज्ञान से जुड़ जाती हैं तो देश भी तरक्की करता है और हम भी विकसित होते हैं। मैंने डॉक्टर साहब बहुत सारे, मैं जाता हूँ, बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में जाता हूँ, बहुत सारे जगहों पर जाता रहता हूँ, अलग अलग कार्यों से साहित्यिक गतिविधियों में शामिल होता रहता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है, पता नहीं आप मुझसे कितने सहमत असहमत हो सकते हैं, जैसे हम लोग साधारण तौर पे कह देते हैं कि नई पीढ़ी भाषा से नहीं जुड़ रही है, नई पीढ़ी कविता से नहीं जुड़ रही है। मेरा अनुभव थोड़ा सा अलग है। मैं आज देख रहा हूँ जितने बड़े हमारे तकनीकी शिक्षण संस्थान है, वहाँ भी जो बच्चे हैं बहुत अच्छी कविताएं कर रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। आप मैं बिल्कुल सहमत हूँ मुकेश जी, आपकी इस बात से बहुत बहुत सहमत हूँ। मैं इस तरह से सहमत हूँ कि नई पीढ़ी को हम यूं ही बदनाम करते हैं जी। नई पीढ़ी बहुत सजग है और नई पीढ़ी के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर चीज़ सबूत के साथ समझती है। उनका तकनीकी पक्ष भी बहुत मजबूत है कि हमने अगर कह दिया कि सूरज पूरब में उगता है, उनके पास उसके प्रमाण है। सुबह उठ करके वो सूरज को उगते हुए देखेंगे, अगर वो पूरब में उगा तो सूरज पूरब में उगता है। ये बहुत अच्छी बात है। किसी चीज़ को आंख मूंद करके स्वीकार करना वह नई पीढ़ी में नहीं है। और नई पीढ़ी साहित्य के प्रति, हिंदी या भारत की भाषाओं के प्रति बहुत सजग है, बहुत पढ़ती है। हम बढ़िया लिखें तो ही वो पढ़ेगी। हम पढ़ाएंगे तो नई पीढ़ी नहीं पढ़ती है, नई पीढ़ी पढ़ना चाहे तो सब पढ़ती है। बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी आपने। मैं एक छोटी सी चर्चा आपसे और करनी चाहूँगा। आप एक साहित्यिक पत्रिका का भी संपादन करते हैं। जी जी। सृजनी का। जी जी। सृजनी का बहुत चर्चित है आजकल। मैंने साहित्य से जुड़ी हुई गतिविधियों, साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के हाथ में सृजनिका को देखा है। जी धन्यवाद। इसके प्रकाशन और संपादन का आपका विचार कैसा आया, आपके मन में कैसे विचार आया? इसका विचार आया, एक बार हम 5 मित्र जी, हम पांचों मित्रों, अपने आप को 5 पांडव कहते हैं, हम बैठे हुए थे। मैं था, एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कोंकण रेलवे के चेयरमैन हैं जी, डॉक्टर संतोष कुमार झा जी, आनंद सिंह जी और राजेश सिन्हा जी और प्रिंस ग्रोवर जी। हम लोग बैठे हुए थे और ऐसे ही साहित्य की चर्चा हो रही थी। होते होते सबके मन में एक संवेद विचार आया कि एक साहित्य की पत्रिका क्यों नहीं मुंबई से निकालें। तो कैसे निकलेगी, क्या खर्चा होगा, क्या नहीं होगा। तो हमने ये निर्णय लिया कि 3 महीने की पत्रिका होगी, जो खर्चा आएगा 5 लोग बांटेंगे जी। और इस तरह से वो पत्रिका निकलनी शुरू हो गई और तीसरे वर्ष में ये पत्रिका आज चल रही है। लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत लोग इससे जुड़ रहे हैं और एक स्वस्थ साहित्यिक पत्रिका है ये। नई पीढ़ी का प्रतिसाद बहुत मिल रहा है। जी 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 जी। डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी, एक साहित्यकार के तौर पर ऐसा कौन सा पल है, खास पल आपके जीवन का, जिसे आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जब मैं कविता लिखता हूँ जी, और जैसा मैंने कहा रात में लिखता हूँ, तो मैं उन कविता के जो शब्द होते हैं, उन शब्दों में मैं जीना शुरू कर देता हूँ जी। और वो शब्द मुझे कभी भावुक बना देते हैं, कभी रुला देते हैं, कभी हंसा देते हैं। मैं उस पृष्ठभूमि में चला जाता हूँ और तब मैं एक कविता के माध्यम से कई काल और कई कालखंड को भी जीने लगता हूँ। ओहो। तो हर कविता मेरे लिए कोई न कोई पल होती है। डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी जो हमारे साथ हैं शब्द सुरभि के इस कार्यक्रम में, डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथों में लिया है जो लगभग अब संपूर्ण हो चुका है। हमारा देश प्राचीन मंदिरों का एक ऐसा देश है जहाँ पर हजारों साल, कई हजार वर्ष पुराने मंदिर हैं। डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी ने पिछले कई वर्षों से प्राचीन मंदिरों के ऊपर बहुत काम किया है। एक छोटी सी जानकारी हमारे दर्शकों को आपके प्रोजेक्ट के बारे में। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है आपने और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस सवाल का जवाब देते हुए, बातें आपको बताते हुए कि
2000 नहीं, 1996, 97, 98, ठीक से मुझे वर्ष याद नहीं है। मैं सरकारी काम के क्रम में मेरा चेन्नई का दौरा हुआ था, और चेन्नई के उस दौरे में मेरा रहने का वहाँ 2 ही दिन का था, लेकिन मैं 1 दिन अधिक रहा। और जो मेरे वहाँ के मित्र आज भी हैं तमिल, उनके पास मंदिरों की बहुत जानकारी है। उन्होंने मुझे कुछ मंदिर तमिलनाडु के दिखाए, चेन्नई के आसपास। उसके बाद मेरा मंदिरों के प्रति इतना लगाव हो गया कि तब से लेकर अभी तक मैंने सैकड़ों मंदिरों का दौरा किया है जी। और मैंने खुद गांव-गांव जाकर के ऐसे ऐसे मंदिरों के दर्शन किए। शायद ऊपर वाले की कृपा होगी मुझ पर, मैं ऐसा महसूसता हूँ कि उन मंदिरों में जाकर के मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की, मैंने खुद फ़ोटो लिए। मैं आपको मुकेश जी ये बताना चाहता हूँ, दर्शकों को भी, कि दक्षिण भारत में ऐसी कई जगह हैं और वहाँ ऐसे कई दुर्लभ मंदिर हैं जहाँ जाने के लिए अगर आपने गूगल पर रास्ता निकाला तो वो रास्ता भी पूरी तरह से आपको वहाँ नहीं पहुँचाता है। जो वहाँ सड़क पर मील के पत्थर होते हैं उन पर अंग्रेजी में भी नहीं लिखा होता है, तमिल में लिखा होता है। अगर कोई वहाँ का नज़दीकी का स्थानीय व्यक्ति अगर नहीं है आपके साथ तो आप नहीं पहुँच सकते जी। मैं ऊपर वाले की कृपा समझता हूँ कि मैं ऐसे कई मंदिरों का मैंने दौरा किया है, दर्शन किए हैं, और उन मंदिरों के महात्म्य और उन मंदिरों की पृष्ठभूमि में कई सारी जो बातें हैं उनको मैंने इकट्ठा किया है। इकट्ठा करके कुछ 58 ऐसे दुर्लभ मंदिर हैं जिनमें से मैं समझता हूँ कि 40-50 तो आम व्यक्ति ने उनका नाम सुना भी नहीं हो। उन मंदिरों को तैयार करके, उन मंदिरों के बारे में जानकारी तैयार करके और खुद से लिए गए चित्र के साथ मैंने वो पुस्तक तैयार की है। और वो पुस्तक मैं समझता हूँ कि अगर आपकी और सबकी शुभकामनाएं और ऊपर वाले की कृपा रही तो जल्दी। चलिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। एक खास पुस्तक डॉक्टर अमृत सिन्हा जी की पिछले दिनों प्रकाशित हुई, बहुत चर्चित रही। पुस्तक का नाम है बक्से का कोट। शीर्षक ही अपने आप में हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ तो है, एक बक्सा होगा। हम लोग जो पुरानी परंपराओं के लोग हैं या जिन्होंने उस समय को जिया है, जो जानते हैं कि बक्सा क्या होता था, बक्से में कोट कपड़े कैसे सहेज कर रखते थे। बक्से का कोट आपकी एक कविता पुस्तक बहुत चर्चित हुई है। बस हमारे दर्शकों के लिए उसकी एक छोटी सी कविता आपकी हो जाए। बक्से का कोट कविता छोटी नहीं है, पर मैं इसके कुछ अंश ये भी एक मेरे पिता को समर्पित कविता है। मैं इसकी भूमिका में कुछ नहीं कहूँगा जी, कविता अपने आप कहेगी। खूंटी पर टंगा कोट, खूंटी पर टंगा कोट, इकलौता रेलवे का यूनिफॉर्म का कोट। सर्दियों में रात की पाली में रेलवे यार्ड में शंटिंग में टकराते मालगाड़ी के डिब्बे ठंड की कनकनी को जब और बढ़ा देते, पिता को बचाता तब यही बैसाखी कोट। जी, क्या बात। पिता को बचाता तब यही बैसाखी कोट। एक कोट और था पिता के पास, एक कोट और था पिता के पास, विवाह में नेग मिला कोट। रुई के फाहे सी नरमाई देता, रुई के फाहे सी नरमाई देता, बरसों पुराना रिश्तों के मर्म से गदराया कोट, और चुनिंदा अवसरों पर पिता की प्रतिष्ठा को सलीके से बचाता कोट। पर उस सुबह जब नींद खुली पिता की, जब उस सुबह नींद खुली पिता की, 6 से 2 की पाली के लिए, रेलवे में शिफ्ट की नौकरी होती है, 6 से 2 की पाली के लिए जाना था उन्हें। एक और दोनों बहनों की विवाह की फिक्र, और हम दोनों भाई बेरोजगार। उन्हें अलार्म की ज़रूरत न होती, मेरे पिता को अलार्म की ज़रूरत न होती, नींद वक्त पर खुल जाती। क्यों? क्योंकि माँ न रही। नींद वक्त पर खुल जाती, क्यों? क्योंकि माँ न रही, और जिम्मेदारियां पिता की दोहरी हुई। नाश्ता तैयार करती बहनें और दफ्तर जाने को तैयार होते पिता, तभी पिता की निगाह पड़ी खूंटी पर, तभी पिता की निगाह पड़ी खूंटी पर। कपड़े सब नदारत, पतलून कमीज और
टंगा खूंटी पर कोट भी बाहर से कोई रात में खींच ले गया था। बाहर से कोई रात में खींच ले गया था खूंटी के सारे कपड़े। देख खूंटी को अकेला पिता गमगीन हो गए। बहनों ने कहा, बक्से का कोट पहन ले पापा, बक्से का कोट पहन ले पापा। हाँ, पिता ने कहा, पर कमीज भी तो नहीं बची। कोट के साथ खूंटी पर टंगी थी। तय हुआ और बनियान के ऊपर बक्से का कोट पहन पिता काम पर निकल गए। बनियान के ऊपर बक्से का कोट पहन पिता काम पर निकल गए और बहनें जुट गईं किताब कॉपियों के बीच जोड़े रखे 1-2 के नोट निकालने में, और गुल्लक के पैसे गिनने की जिम्मेदारी बनी मेरी। गुल्लक के पैसे की जिम्मेदारी बनी मेरी, पर क्या इससे पिता के लिए पतलून कमीज बनेगी? पर क्या इससे पिता के लिए पतलून कमीज बनेगी? और नहीं बनी तो कितना घटेगा महीने का राशन, और किराने वाले का कितना उधार और बढ़ेगा। वाह। बक्से का कोट, आपका धन्यवाद। बक्से का कोट, कमाल की कविता। और मुझे लगता है बक्से का कोट अपने आप में एक अद्भुत कविता। और मैं तो कहना चाहूँगा कि कुछ कविताएं ऐसी होती है जो पढ़ी जाती हैं, कुछ कविताएं ऐसी होती है जो सीधे हृदय में उतर जाती है। बक्से का कोट अपने आप में एक ऐसी ही कविता थी। डॉक्टर साहब, आने वाली पीढ़ी को या नई पीढ़ी को आप एक वरिष्ठ साहित्यकार होने के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश के रूप में तो नहीं, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कविताएं समाज को और लोगों को आपस में जोड़ रही हैं। नई पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, हर पीढ़ी कविता को पसंद करती है और कविता में जीती है। मैं आपको मुकेश जी और अपने दर्शकों को ये कहूँगा कि जब तक समाज है और जब तक सभ्यता है, तब तक कवि है और तब तक कविता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी ने हमारे साथ अपने जीवन के बहुत सारे प्रसंगों को साझा किया। दर्शकों, साहित्य हमें सिर्फ भाषा नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की एक दृष्टि देता है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश गौतम। शब्द सुरभि के इस एपिसोड में डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपसे वायदा करता हूं, हम शीघ्र ही मिलेंगे किसी और विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ। शब्दों की यह यात्रा यूं ही जारी रहेगी। शब्द सुरभि के माध्यम से हम शब्दों की महक यूं ही बिखेरते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। हम जल्दी हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार। नमस्कार।